हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन की इस सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम 2023 का लेटेस्ट घटना चक्र कवर कर रहे हैं। यह आपका बीपीएससी की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, अभी तक आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की क्लासेस हो चुकी हैं और अभी हम आपका जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान कवर कर रहे हैं। जनरल साइंस में भी आपका फिजिक्स और बायोलॉजी की क्लासेस आ चुकी हैं। आज की क्लास में हम आपका रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, तो आपको इस क्लास को पूरा देखना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पर हम इसकी पीडीएफ को आपके साथ में शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है @PCS Mind और आपको ज्वाइन कर लेना है। देखिए, और इसके अलावा आपके बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न बीपीएससी स्पेशल में भी हमने जो बिहार का भूगोल है, बिहार के भूगोल से अभी तक जो आपके एग्जाम्स में बीपीएससी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी हमने कवर किया है। तो इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है बीपीएससी घटना चक्र के नाम से, तो आप सभी क्लासेस को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में कवर करेंगे हम अपना केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। और आज की क्लास में रसायन विज्ञान आपका पूरा हो जाएगा, कंप्लीट रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, रसायन विज्ञान आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका सही आंसर है सी, गैस। निम्न में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो गैस आपका एक तत्व नहीं है, जबकि धातु, अधातु और उपधातु ये आपका एक तत्व होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवर्त सारणी में तत्वों को 3 प्रमुख भागों जैसे धातु, अधातु तथा उपधातु में विभाजित किया गया है। हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, सेलेनियम, ब्रोमीन, आयोडीन तथा सभी अक्रिय गैसों को अधातुओं की श्रेणी में रखा गया है। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है आपका, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है आपका सी, लेवोजियर। तो आपको याद रखना है, रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रम से 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सी, 38। देखिए, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या है, तो आपको याद रखना है किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग ही उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या होती है। उल्लेखनीय है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, जिसके कारण परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 18 + 20, इसीलिए यहाँ पर 38 इसका आंसर आया था। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या। तो आपसे पूछा गया है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? तो सही आंसर है आपका ए, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग के बराबर। तो आपको पता है कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं के योग के बराबर होती है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर है बी, 148। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका Pu प्लूटोनियम न्यूक्लाइड है, जिसकी द्रव्यमान संख्या यहाँ पर 242 दी गई है, जबकि इसका परमाणु क्रमांक 94 दिया गया है। तो आपसे यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई थी, आपको द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना था, और जब आप 242 में से यहाँ पर 94 को माइनस करते हैं तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है, जो कि आपका 148 होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं। सही आंसर है बी, द्रव्यमान संख्या में। आपको याद रखना है, एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग द्रव्यमान संख्या में होते हैं। देखिए, समान परमाणु संख्या वाले तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक समान परमाणु संख्या वाले तत्व को कहते हैं। अर्थात जिस तत्व की परमाणु संख्या
समान प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार अलग अलग होता है, वे समस्थानिक कहलाते हैं। तो जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होती है वो आपका समस्थानिक होते हैं तथा समान परमाणु भार वाले तत्व समभारिक कहलाते हैं। आपको याद रखना है समस्थानिक कौन होते हैं और आपके समभारिक कौन होते हैं, ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तत्व की परमाणु संख्या समान होती है अर्थात प्रोटॉनों की संख्या समान होती है वो आपका समस्थानिक कहलाता है, जबकि समभारिक कौन कहलाता है, समभारिक आपका समान परमाणु भार वाले तत्व कहलाते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा गया था फैराडे स्थिरांक के बारे में। तो फैराडे स्थिरांक का क्वेश्चन आप देख सकते हैं 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया है। तो फैराडे स्थिरांक क्या होता है, सही आंसर है इसका डी, सार्वभौमिक स्थिरांक। तो फैराडे स्थिरांक आपका एक सार्वभौमिक स्थिरांक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फैराडे स्थिरांक एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। यह 96,485 जूल प्रति मोल होता है। 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसका पीएच मान 7 है। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर यहाँ पर ई है। देखिए आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो पीएच मान 7 किसका होता है, जो उदासीन विलयन होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है और शुद्ध जल आपका एक उदासीन विलयन होता है, अतः इसका पीएच मान भी 7 होगा। वर्षा का पानी जल का शुद्ध रूप है। 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय। आपको एक चीज और याद रखनी है यहाँ पर, जो आपका उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान 7 होता है, लेकिन 7 से अधिक पीएच मान का जो विलयन होता है वो आपका क्षारीय होता है, जबकि 7 से कम पीएच मान का विलयन अम्लीय होता है। इसको आपको जरूर याद रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपसे यहाँ पर 4-5 ऑप्शन दिया गया था और इसका सही आंसर हमने बताया था ई। इसलिए बताया गया है क्योंकि यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपका सही है, क्योंकि अभी हमने देखा कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है और शुद्ध पानी का पीएच मान भी आपका 7 होता है, इसीलिए यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है। तो इसका सही आंसर है बी, क्षारीय विलयन। तो अभी आपको बताया गया कि जिस भी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह आपका क्षारीय विलयन कहलाता है, जबकि 7 से कम वाला विलयन आपका अम्लीय विलयन कहलाएगा। एक बार फिर से देख सकते हैं, 7 से अधिक पीएच मान का विलयन क्षारीय विलयन और 7 से कम पीएच मान का विलयन आपका अम्लीय विलयन होता है। 10वां क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, पानी का पीएच मान है। तो पानी का पीएच मान होता है आपका बी, 7। ये आपको पता है कि पानी का पीएच मान 7 होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 11वां क्वेश्चन है आपका, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, ये आपको बताना है। सही आंसर है यहाँ पर डी, 1000 गुना कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पर एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, H+ आयन की सांद्रता आपसे पूछी गई थी, तो इसका सही आंसर है कि 1000 गुना कम हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन है, ब्रोमीन होती है। तो ब्रोमीन होती है, कैसी होती है, सही आंसर है डी, लाल द्रव। ब्रोमीन आपका एक लाल द्रव होता है। देखिए ब्रोमीन गहरा लाल रंग धारित तीक्ष्ण गंध वाला वाष्पशील द्रव है। ब्रोमीन Br का परमाणु क्रमांक 35 होता है तथा यह कमरे के ताप रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में रहता है। यह अज्वलनशील तथा जल में अल्प विलेय है। ब्रोमीन वर्ग 17 का सदस्य है, जिसे हैलोजन वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 13वां क्वेश्चन है आपका, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। सही आंसर है सी, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। तो वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है आपकी ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए गैस वेल्डिंग एक प्रक्रिया होती है जिसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा ताप के माध्यम से धातुओं को पिघलाकर जोड़ने अथवा ठीक करने का काम किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सबसे अधिक प्रचलित विधि है। 14 क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है। सही आंसर है ए, जस्ते की। आपको याद रखना है गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर जस्ते की परत होती है। देखिए
लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये आपको याद रखना है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है? ये लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की एक विधि है। 15वां क्वेश्चन है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है। सही आंसर है डी, सल्फोनेट। तो कपड़ा साफ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट आपका सल्फोनेट होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। डिटर्जेंट आद्रक अथवा आद्रकों के यौगिक होते हैं जो तनुकृत अवस्था में सफाई के गुण को प्रदर्शित करता है। वस्तुतः ऐसे पदार्थ एल्किलिबेंजीन सल्फोनेट्स होते हैं। डिटर्जेंट कठोर जल में भी घुलनशील होते हैं। 16 क्वेश्चन है आपका, वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है। सही आंसर है यहाँ पर ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पसीना मुख्य रूप से पानी से निर्मित होता है, परंतु इसमें खनिज, अम्ल और यूरिया भी मौजूद रहता है। पसीने में मुख्य रूप से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन तत्व पाए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर उपयुक्त में से एक से अधिक आपका आंसर सही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 17वां क्वेश्चन है आपका, नीला थोथा रासायनिक रूप है। सही आंसर है सी, कॉपर सल्फेट का। आपको याद रखना है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट का एक रासायनिक रूप होता है। देखिए, नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। इसका सूत्र आप देख सकते हैं CuSO4 5H2O। यह लवण निर्जलीकृत अवस्था में रंगहीन होता है, परंतु हाइड्रेट लवण नीले रंग का होता है। नीला थोथा जल में आसानी से घुल जाता है, परंतु मध अल्कोहल में अघुलनशील होता है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे भारी धातु है। तो आपको यहाँ पर सबसे भारी धातु बतानी है, जो कि है आपका प्लेटिनम। प्लेटिनम आपका सबसे भारी धातु होता है। देखिए, अग्रलिखित प्रश्न में भारी का तात्पर्य घनत्व से है। उपयुक्त विकल्पों में से प्लैटिनम सर्वाधिक घनत्व गुणधर्म वाला धातु है, जिसका घनत्व 21.45 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। चांदी का 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पारा का सूत्र होता है Hg। तो पारा का 13.54 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और सोने का 19.32 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व होता है। तो यहाँ पर आपने देखा अलग अलग का। आपको यहाँ पर याद रखना है सबसे भारी घनत्व किसका था? प्लैटिनम का। 19वां क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है। तो सही आंसर है यहाँ पर आपका ई। क्यों है देखते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। सबसे पहले आप समझिए मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, जो धातु के गुणधर्मों को बेहतर बनाते हैं। लोहे के साथ कार्बन, निकेल, क्रोमियम को निश्चित अनुपात में मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है, जो कठोर होता है और उसमें जंग नहीं लगता। तो आपने देखा, लोहे के साथ आपको कार्बन, निकेल, क्रोमियम को मिक्स करना होगा, तब आपको स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ दो ही चीज़ों का यहाँ पर वर्णन है, इसीलिए सही आंसर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। यह है, सही आंसर है डी, जिप्सम। तो आपको पता है कि टूटी हुई हड्डी की रक्षा के लिए बेसिकली प्लास्टर चढ़ाया जाता है। तो और यह क्या होता है? तो यह बेसिकली एक जिप्सम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिप्सम लवण, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O होता है, को 373 K पर गर्म करने पर यह जल अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। 21वां क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी याद रखना है, जिसका सही आंसर है बी है आपका CaSO4 होल स्क्वायर H2O। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाता है। सही आंसर है बी, एल्कीन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वह आपका एल्कीन कहलाता है। देखिए, केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विआबंध वाले असंतृप्त श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। एल्कीन कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं। एल्काइन त्रिआबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो बंधन बनते हैं, उन्हें विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं।
23 क्वेश्चन है सिरके का रासायनिक नाम है, तो आपको यहाँ पर सिरके का रासायनिक नाम याद रखना है जो कि आपका एसिटिक अम्ल होता है। तो सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है। देखिए सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल तथा रासायनिक सूत्र CH3COOH होता है। सिरके का IUPAC नाम एथेनाइक अम्ल है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रकार्यात्मक समूह होता है। 24 क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? सही आंसर है डी एसिटिक अम्ल। आपको याद रखना है कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है, तो एसिटिक अम्ल आपका सिरके में उपस्थित होता है। 25 क्वेश्चन है कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है। सही आंसर है डी सल्फ्यूरिक अम्ल। कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और यह बैटरी में विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग किया जाता है जिसका उद्देश्य रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना है। 26 क्वेश्चन है यहाँ पर सोडा वाटर की बोतल खरीदने पर निकलने वाली गैस है, तो सही आंसर है आप ए है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस CO2 है जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित की जाती है। 27 क्वेश्चन है खनिज मिनरल क्या होते हैं? तो सही आंसर है बी अकार्बनिक ठोस। आपको याद रखना है खनिज मिनरल्स एक अकार्बनिक ठोस होते हैं। 28 क्वेश्चन है वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में है, तो नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? सही आंसर है सी प्लूटोनियम। तो 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में प्लूटोनियम नामक विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 अगस्त 1945 को फैट मैन नामक बम नागासाकी जापान पर गिराया गया था। इसमें प्लूटोनियम का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया गया था। वहीं दूसरी ओर हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय में विस्फोटक के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया गया था। इसको आपको ध्यान रखना है। 29 क्वेश्चन है एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? सही आंसर है सी प्राकृत तत्व। तो प्राकृत तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। 30वां क्वेश्चन है सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सही आंसर है डी पोटेशियम। पोटेशियम आपकी सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। क्रियाशीलता के आधार पर दी गई धातुओं का क्रम निम्नवत है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम और देन आयरन। 31 क्वेश्चन है आपका वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। तो सही आंसर है ए हाइड्रोजन। तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस आपकी हाइड्रोजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वनस्पति तेलों से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। निकेल बारीक चूर्ण उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के साथ हाइड्रोजन वसा बनाती है। यह क्रिया तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। 32 क्वेश्चन है आयोडीकृत लवण में रहता है। सही आंसर है डी पोटेशियम आयोडाइड। तो आपको याद रखना है आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड के आई की संरचना एवं भौतिक गुणों में खाद्य लवण के समान है। व्यापारिक स्तर पर आयोडीकृत लवण बनाने में सामान्यतः इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड का भी प्रयोग आयोडीकृत लवण बनाने में किया जाता है। 33 क्वेश्चन है खाने का नमक NaCl किससे बनता है? सही आंसर है बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। तो आपको याद रखना है खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। 34 क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सही आंसर है सी कार्बन। आपको याद रखना है सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कार्बन होता है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन अनिवार्यतः पाया जाता है। 35 क्वेश्चन है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। सही आंसर है ए केरोसिन में। आपको याद रखना है ऑक्सीजन केरोसिन में अनुपस्थित होती है। देखिए केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। रासायनिक रूप से केरोसिन क्या है आपका मिट्टी का तेल। तो केरोसिन हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण है। ज्ञातव्य है कि हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। 36 क्वेश्चन है सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है आपका ए ब्यूटेन। आपको याद रखना है सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन नामक गैस प्रयुक्त होती है। देखिए
ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटरों में किया जाता है। 37 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? सही आंसर है यहाँ पर आपका ई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन तथा प्रोपेन होते हैं। इसमें अन्य हाइड्रोकार्बन जैसे इथेन भी अल्प मात्रा में हो सकता है। तो आपको याद रखना है एलपीजी के मुख्य घटक ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, और ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों यहाँ पर दिए गए हैं। इथेन भी थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? सही आंसर है ए आइसोप्रीन। आपको याद रखना है प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होता है। देखिए, बहुलीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अनुभार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। बहुलीकरण में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक या एवं उत्पाद को बहुलक पॉलीमर कहा जाता है। आइसोप्रीन का बहुलक प्राकृतिक रबर है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो सही आंसर है ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेफ्लॉन आपका किसका बहुलक होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। 40 क्वेश्चन है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो सही आंसर है बी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। तो बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बनता है। दोस्तों, बैकेलाइट आपका एक आरंभिक प्लास्टिक होता है और इसका रासायनिक नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये इतना बड़ा नाम है। यह थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से संघनन प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। इसकी खोज वर्ष 1907 से 1909 के मध्य बेल्जियम के रसायनज्ञ लियो बैकलैंड ने की थी। 41 क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा होती है। आपको याद रखना है ट्राइग्लिसराइड वसा होती है। देखिए, ट्राइग्लिसराइड शरीर में पाई जाने वाली वसा का एक प्रकार है। हमारा शरीर भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त ऊर्जा को ट्राइग्लिसराइड में परिवर्तित कर देता है। ट्राइग्लिसराइड वसा कोशिकाओं फैट सेल्स में संचित होती हैं। 42 क्वेश्चन है, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में सही कथन है आपका डी, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेफाइट और हीरा दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं जिनकी क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। आपको याद रखना है ग्रेफाइट और हीरे की क्रिस्टलीय संरचना अलग अलग होती है। हीरा जहां प्राकृतिक रूप से प्राप्त सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट कम कठोर होता है। ग्रेफाइट की विद्युत चालकता हीरे से अधिक होती है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों के कार्बन सह संयोजी बंधों से बने होने के कारण उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। 43 क्वेश्चन है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? सही आंसर है ए पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। आपको याद रखना है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर या ब्रीथलाइजर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इस उपकरण के माध्यम से किसी संदेहास्पद व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सांस को पोटेशियम क्राइकोमेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के विलयन से गुजारा जाता है। ब्रेथलाइजर में लाल भूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट विलियम अल्कोहल से अभिक्रिया कर हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। इस हरे रंग की तीव्रता इंटेंसिटी के माध्यम से छोड़ी गई सांस में अल्कोहल की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। 44 क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है? तो सही आंसर यहाँ पर आपका ई है। तो आपको पता है एलपीजी के मुख्य घटक आपके ब्यूटेन प्रोपेन होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी अर्थात तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसमें मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एलपीजी के रिसाव की पहचान के लिए उसमें कुछ गंध युक्त पदार्थ जैसे मरकेप्टन आदि मिला दिया जाता है।
45 क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, सही आंसर है ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरण को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती हैं। इनमें प्रमुख है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है। तो ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। तो फिर से ये क्वेश्चन पूछा गया और इस बार आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो सही आंसर है डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस उत्पन्न होती है। देखिए, ऑक्सीजन की कमी के कारण इंजन में पेट्रोल या डीजल का पूर्ण दहन नहीं हो पाता। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न और निर्गत होती है। 48 क्वेश्चन है, साबुन ग्रीस को हटाता है। तो सही आंसर है सी, पाइसीकरण द्वारा। साबुन के द्वारा ग्रीस हटाया जाता है पाइसीकरण विधि के द्वारा। देखिए, पाइसी कारक सामान्यतः ध्रुवीय समूहों युक्त लंबी श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। उदाहरण साबुन। साबुन के अणु में दो भाग होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन शाखा जो कि वसा में घुलनशील है और जल में विलय ध्रुवीय भाग। तो पाइसीकरण के दौरान साबुन का अध्रुवीय एल्कोहल समूह तेल या ग्रीस को घोल देता है तथा ध्रुवीय समूह जल में घुल जाता है और जब इसे ठीक प्रकार रगड़ा जाता है तो ग्रीस छोटी छोटी बूंदों के रूप में जल में निलंबित हो जाता है और जल के बहाव में सरलता से बह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49। तो यहाँ पर आपको दो सूची दी गई हैं, एक तरफ पदार्थ हैं और दूसरी तरफ उनका उपयोग लिखा गया है, जिसको आपको मैच करना है। और दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। आप डायरेक्टली यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्टली देखना है और याद कर लेना है। सबसे पहला पदार्थ है आपके सामने एस्पार्टम। एस्पार्टम का क्या उपयोग होता है? तो एस्पार्टम बेसिकली एक कृत्रिम मधुरक होता है, ठीक है। दूसरा है फ्रेयोन। फ्रेयोन आपका प्रशीतक होता है। तीसरा है नियोप्रीन। नियोप्रीन आपका संश्लेषित रबर होता है। बेनाड्रिल ये प्रतिहिस्टेमीन होता है। तो यहाँ पर सही आपको डायरेक्टली दिया गया है, इनको आपको देखना है और ध्यान रखना है। 50वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? सही आंसर है सी, H2SO4। तो निम्न में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? H2SO4 की। देखिए, वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निस्सरतों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाकर पृथ्वी पर गिरती हैं। इसे अम्ल वर्षा या अम्लीय वर्षा, एसिड रेन कहते हैं। अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की मात्रा सर्वाधिक होती है। 51 क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, कोयला जलाने से, पेट्रोल से? देखिए ये क्वेश्चन आपका विवादित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्ल वर्षा का मुख्य कारण सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइडों के उत्सर्जन से होने वाली वर्षा है। इन प्रदूषकों का उत्सर्जन कारखानों से, पेट्रोल से तथा ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में कोयला जलाने से भी होता है। अतः इस प्रश्न के लिए एक से अधिक विकल्प यहाँ पर सही होना चाहिए। 52 क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुष्क बर्फ आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान दिखती है, अतः इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। शुष्क बर्फ बिना द्रव रूप में बदले ऊर्ध्वपातित होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है। 53 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? तो आपको पता है सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 54 क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या है? तो बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। 55 क्वेश्चन है, चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? सही आंसर है बी, CO2। चूने का पानी CO2 के द्वारा दूधिया हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चूने का पानी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के तनु जलीय विलयन का सामान्य नाम है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। 56 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक होता है? सही आंसर यहाँ पर ई है। चलिए देखते हैं। देखिए,
सीमेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले मुख्य घटक चूना पत्थर, लाइमस्टोन तथा सिलिका मिट्टी SiO2 है। चूना पत्थर और सिलिका मिट्टी को एक साथ गर्म करने पर उनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप सीमेंट क्लिंकर का निर्माण होता है। इस क्लिंकर में 2 से 3% जिप्सम को मिश्रित करने पर सीमेंट का निर्माण हो जाता है। 57 क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। तो सही आंसर है बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। देखिए, कार में द्वितीयक सेल प्रयोग में लाया जाता है। द्वितीयक सेल में विद्युत अपघटय के रूप में सल्फ्यूरिक अम्ल के तनु विलयन का उपयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोड लेड ऑक्साइड तथा स्पंजी लेड की बनी प्लेटें होती हैं। इन बैटरियों को लेड संचायक और संचायी बैटरी भी कहते हैं। कारों, ट्रकों, इन्वर्टरों में उपयोग होने वाली बैटरियां द्वितीयक बैटरियों के उदाहरण हैं। 58 क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? तो सही आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तीनों कार्बन के अपर रूप हैं। 59 क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे सख्त कौन है? तो सही आंसर है ए, हीरा। हीरा सबसे सख्त होता है। देखिए, हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं से प्रबल बलों द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप त्रिविमीय दृढ़ संरचना प्राप्त होती है। इसकी कठोरता के कारण इसका उपयोग कांच को काटने एवं कठोर पत्थर में छिद्र करने वाले औजार को बनाने में किया जाता है। 60वां क्वेश्चन है आपका, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण प्रयोग होता है? सही आंसर है सी, सोडियम बेंजोएट। तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग खाने के परिरक्षण के लिए किया जाता है। 61 क्वेश्चन है, पारद धातु मिश्रण है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पारद धातु मिश्रण पारद युक्त मिश्र धातु होती है। 62 क्वेश्चन है, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। सही आंसर है सी, मीथेन। खाना बनाने में मुख्यतः मीथेन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसे गोबर, कूड़ा कचरा आदि से प्राप्त किया जाता है। 63 क्वेश्चन है, निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव होता है? सही आंसर है बी, पारा। तो पारा सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसका प्रयोग थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किया जाता है। 64 क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सही आंसर है डी, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन क्या है? ये ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया है। देखिए, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गर्म करने पर सीधा गैसीय अवस्था में रूपांतरित हो जाता है और जो ठंडा होने पर पुनः प्रारंभिक ठोस अवस्था में आ जाता है। 65 क्वेश्चन है, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। सही आंसर है डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। देखिए, पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 66 क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण यह खट्टा होता है। 67 क्वेश्चन है, यहाँ पर 67 क्वेश्चन आपका विवादित दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। सही आंसर है ए, कार्बन की मात्रा। देखिए, इस्पात के साथ उचित मात्रा में मिश्रक मिलाकर उसे आवश्यक कठोरता, तन्यता या सुघटियता प्रदान की जाती है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ने के साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। 69 क्वेश्चन है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? सही आंसर है बी, पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड नामक खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था। देखिए, पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड रेडियम का अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम होता है। क्यूरी दंपत्ति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का ही शोधन किया था। 70 क्वेश्चन है आपका, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो किस कारण से? ऑप्शन बी, क्लोरीन के कारण। तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण।
देखिए, मनुष्य में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्योंकि तालाब के जल शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन की अधिकता के कारण शरीर की त्वचा जल जाती है। 71 क्वेश्चन है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो सही आंसर है डी, पानी। हाइड्रोजन को जलाने से जल का निर्माण होता है। 72 क्वेश्चन है, सोने को घोला जा सकता है? तो ये क्वेश्चन आपका विवादित है। देखिए, फिर भी देखते हैं। सोने को एक्वा रेजिया में घोला जाता है। एक्वा रेजिया सांद्र नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आयतन की दृष्टि से 1:3 का मिश्रण होता है, अतः इस प्रश्न का कोई भी विकल्प सही नहीं है। 73 क्वेश्चन है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। तो सही आंसर है डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। देखिए, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच में नहीं रखा जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल अत्यधिक क्रियाशील यौगिक है। यह कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया कर लेता है जिससे बोतल में विस्फोट हो जाता है। 74 क्वेश्चन है, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है? सही आंसर है ए, तांबा। तो वह धातु तांबा होती है। देखिए, वायु में थोड़ी देर रखने के बाद तांबा धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। वस्तुतः यह वायु में तांबे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। इसे पटीना कहा जाता है। 75 क्वेश्चन है, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है? एक। सही आंसर है डी, एस्टर। तो नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है जिसका उपयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है। 76 क्वेश्चन है आपका, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि? सही आंसर है डी, ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। देखिए, एलपीजी में अत्यधिक दाब पर संपीड़ित कर गैस को द्रवीकृत किया जाता है। इसमें दाब मापक लगाने से दाब मापक के चोक हो जाने की संभावना रहेगी, अतः दाब मापक नहीं लगाया जाता है। 77 क्वेश्चन है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? सही आंसर है डी, हेमेटाइट। तो हेमेटाइट नामक खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। तो हेमेटाइट अयस्क से लोहे की प्राप्ति होती है। तो हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है। 78 क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? सही आंसर है ए, जल में अधिक विलय होता है। तो ये कथन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए, विरंजक चूर्ण एक पीत धवल चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन की गंध आती है। विरंजक चूर्ण को जब वायु में खुला छोड़ देते हैं तो इससे धीरे धीरे क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड अथवा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिकृत होकर क्लोरीन गैस प्रदान करता है। 79 क्वेश्चन है, जस्ते से एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा से मिलाने पर पीतल बनता है। पीतल का घनत्व है? तो सही आंसर है बी, 8300 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 80वां क्वेश्चन है आपका, जस्ते से एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में? सही आंसर है सी, बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। देखिए, जस्ते से बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में जस्ता 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनायन बन जाता है और बर्तन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ऋणात्मक हो जाता है। इससे जस्ता धन ध्रुव और बर्तन ऋण ध्रुव के रूप में परिणत हो जाता है। 81 क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है? सही आंसर है ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील धब्बा रहित लोहा एक मिश्र धातु है जिसके संघटक तत्व इस प्रकार हैं। तो इसमें आयरन होता है, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन होता है। इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है जबकि अल्प मात्रा में निकेल मिलाया जाता है। 82 क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? सही आंसर है सी, लोहे और क्रोमियम का। तो लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील। 83 क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? सही आंसर है सी, बीटा किरण। बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा धनावेशित, बीटा ऋणावेशित और गामा उदासीन किरणें होती हैं। 84 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संस्रूपण धातु तत्वों के लिए होता है? सही आंसर है डी, 2882। देखिए, 85 क्वेश्चन है, CO समूह का आबंध क्रम क्या है? सही आंसर है डी, 3। तो आप देख सकते हैं, आबंध क्रम बॉन्ड ऑर्डर एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंधन कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। CO समूह का आबंध क्रम 3 है।
86 क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? सही आंसर है बी 4। तो आप देख सकते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, और दिए गए प्रश्न में द्रव्यमान संख्या 2 + 2 अर्थात आपकी 4 हो जाएगी। 87 क्वेश्चन है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? सही आंसर है बी अष्टफलकीय। सल्फर हेक्सोफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। 88 क्वेश्चन है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? सही आंसर है डी XH4। ठीक है, इसको आपको देखना है। देखिए, जिस तत्व की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से सह संयोजी बंध बनाएगा। हाइड्रोजन की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, अतः बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व के साथ 4 हाइड्रोजन प्रतिक्रिया करेंगे, इस प्रकार XH4 का निर्माण करेगा। 89 क्वेश्चन है, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। सही आंसर है सी 12 और 3। आप देख सकते हैं, तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रखता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थिति माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंध होते हैं। 90 क्वेश्चन है, भारी पानी वह पानी होता है, सही आंसर है सी, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। तो आपको याद रखना है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है। देखिए, हाइड्रोजन में समस्थानिक ड्यूटीरियम होता है। यदि जल का निर्माण हाइड्रोजन से न होकर ड्यूटीरियम से हो तो उस पानी को भारी पानी कहेंगे, और इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। 91 क्वेश्चन है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें, तो सही आंसर है इसका आपका बी, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है आइसोटॉप किसे कहते हैं, तो आइसोटॉप दोस्तों उस परमाणु नाभिक को कहते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। देखिए, वे परमाणु जो द्रव्यमान संख्या में असमान होते हैं परंतु नाभिक पर समान विद्युत आवेश या समान प्रोटॉनों की संख्या में समान होते हैं, इन्हें समस्थानिक या आइसोटॉप कहते हैं। 92 क्वेश्चन है, दूध उदाहरण है एक, तो आप देख सकते हैं सही आंसर आपका यहाँ पर बी एंड सी हो जाएगा। तो दूध उदाहरण है एक कोलाइड विलयन का और इमल्सन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण होता है, इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलाइड के कई रूप या प्रकार हैं जैसे एरोसोल, इमल्सन, जेल आदि। दूध फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलाइड विलयन है। इस प्रश्न का विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। 93 क्वेश्चन है, एल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद, आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? सही आंसर है सी, इथाइल अल्कोहल। तो आपको याद रखना है इथाइल अल्कोहल। देखिए, 94 क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? सही आंसर है सी, जाइमेज द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। 95 क्वेश्चन है आपका, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो इसका सही आंसर है ए, इथाइल अल्कोहल। आपको याद रखना है, शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। 96 क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र है, सही आंसर है सी, C6H12O6। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। 97 क्वेश्चन है, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, सही आंसर है डी, CHNO। तो आप देख सकते हैं यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CONH2² होता है। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होती है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बोमाइड भी कहा जाता है। 98 क्वेश्चन है, अपमार्जक डिटर्जेंट क्या है? सही आंसर है डी,
शोधन अभिकर्ता, तो अपमार्जक एक शोधन अभिकर्ता होता है। देखिए, सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ साबुन एवं अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग वर्षों से कर रहे हैं वह अपमार्जक श्रेणी में ही आता है। 99 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? सही आंसर है ए, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने में किया जाता है। देखिए, जब किसी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित किया जाता है तो तेल अथवा वसा संगत एसिड सोडियम लवण और ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। 100 क्वेश्चन है, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? सही आंसर है डी, तांबा और जस्ता। आपको याद रखना है, पीतल में तांबा, कॉपर और जस्ता जिंक धातुएं होती हैं। 101 क्वेश्चन है आपका, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? सही आंसर है ए, बेसिक और एसिडिक। देखिए, तीसरे चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म बेसिक और एसिडिक होता है। 102 क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा, बीटा, गामा किरणों को उत्सर्जित करता है और ये किरणें क्रमशः धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन होती हैं। 103 क्वेश्चन है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है? तो सही आंसर है डी, नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78.09% होती है, जो सभी गैसों में सर्वाधिक है। 104 क्वेश्चन है, वायु एक, सही आंसर है सी, मिश्रण होता है। वायु एक मिश्रण होता है। तो वायु कई गैसों का मिश्रण है। इसमें आप नाइट्रोजन देख सकते हैं लगभग 78%, ऑक्सीजन लगभग 21% होता है, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% होता है और शेष गैसों में हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि पाई जाती हैं। 105 क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है? सही आंसर है ए, एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है। तो एलिथ्रीन नामक यौगिक मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। 106 क्वेश्चन है, जल की स्थायी कठोरता का कारण है? इसका सही आंसर है बी, जल की स्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। देखिए, कठोर पानी वह है जो अपमार्जक साबुन लगाने पर झाग सहजता से उत्पन्न नहीं करता। इसका मुख्य कारण कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होता है। 107 क्वेश्चन है, हास्य गैस क्या है? तो हास्य गैस आपकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। आपको याद रखना है, नाइट्रस ऑक्साइड एक हास्य गैस है। इसके सूंघने पर हंसी आती है। डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। 108 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? सही आंसर है बी, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है। 109 क्वेश्चन है, दो सूची दी गई है जिनको आपको मिलाना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप डायरेक्टली देखिए, त्वचा कैंसर किस कारण से होता है? आपको पता है, पराबैंगनी प्रकाश के कारण। पराबैंगनी प्रकाश के कारण आपको त्वचा कैंसर हो सकता है। दूसरा है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है, इसीलिए डेसिबल से इसका सही मिलान होगा। तीसरा है वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होता है, इसीलिए सही मैच आपका ये हो जाएगा। चौथा है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र का सही मैच क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली देख लिए हैं। तो आप देख सकते हैं, त्वचा कैंसर को आप पराबैंगनी प्रकाश से मिलाएंगे, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल से, ग्लोबल वार्मिंग को कार्बन डाइऑक्साइड से और ओजोन छिद्र को क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 109 क्वेश्चन आपका डिस्कस किया है और इसके बाद आप देख सकते हैं, इसके बाद आपका बायोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। तो आज की क्लास में केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान को हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था घटना चक्र में, उनको हमने अच्छे से आज डिस्कस किया है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही क्लासेस को देखते रहिए कंटिन्यू बेसिस पर और मेहनत करते रहिए, आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।